वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ईथरनेट एड्रेसिंग को। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस इज बर्न्ड इनटू ईच एंड एवरी ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। स्टूडेंट्स, दो किस्म के एड्रेस होते हैं, एक को फिजिकल एड्रेस बोला जाता है, दूसरे को लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। IP एड्रेस का नाम आप लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा, मैक एड्रेस का मे बी आप लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया ना हो। फिजिकल एड्रेस आप लोगों का मैक एड्रेस होता है, जो अभी हम लोग डिस्कस करने लगे। ये वो एड्रेस होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके ऊपर इसको बर्न किया जाता है, फिजिकली चस्पा किया जाता है। जैसे गाड़ियों के अंदर चेसिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, ठीक है, उससे उसकी पहचान होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर जो NIC कार्ड लगा होता है उसके ऊपर भी एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एक नंबर होता है। उसको ईथरनेट एड्रेस या आप मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कह सकते हैं। ये परमानेंट होता है। लॉजिकल एड्रेस आप लोगों का IP एड्रेस होता है, वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों ने लेट सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ 192.168.10.0 समथिंग लाइक दिस, इस तरह के नंबर आप लोगों ने सुने होंगे, तो वो आपका IP एड्रेस होता है। मैक एड्रेस का काम स्विच के साथ होता है, IP एड्रेस का काम राउटर के साथ होता है। IP एड्रेस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, मैक एड्रेस किसी खास स्टेशन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये जो मैक एड्रेस है ये आपके जो ईथरनेट कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसके ऊपर बर्न किया जाता है, फिजिकली मौजूद होता है। द मैक आर हार्डवेयर एड्रेस इज अ 48-bit 6 byte एड्रेस रिटन इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये जो मैक एड्रेस आपका होता है ये 48 बिट का होता है, ठीक है, 48 बिट का, यानी 6 बाइट्स होते हैं ये, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल आप लोगों ने सुना होगा, बाइनरी सुना होगा, डेसिमल सुना होगा, ऑक्टल सुना होगा आपने। तो हेक्साडेसिमल जिसमें हम लोग ABCD को भी जो है EF तक जाते हैं, उसको भी एज अ डिजिट कंसिडर करते हैं, तो ये उस फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे आपको इस फिगर में उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दिखाई गई है कि उसके अंदर जो बिट्स होते हैं वो क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे क्या मुराद होती है। ये अगर आप देखें, हमने कहा 48 बिट होता है, तो 24 बिट्स ये आपके एक पोर्शन में होते हैं, 24 बिट्स दूसरे पोर्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये आप यूँ समझ लें कि ये इसका IEEE से ताल्लुक़ है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से ताल्लुक़ है, ये वेंडर लेवल से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे ये 1 बिट I×J इसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या है, अभी इसको डिफाइन करते हैं। G×L इसके लिए एक और बिट होता है। तो ये 2 बिट्स तो आपके ये हो गए। 24 बिट्स आपके ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर OUI असाइंड बाय IEEE। अच्छा, जैसे हमने कहा इससे पहले कि मैक एड्रेस जो है आपके वर्क स्टेशन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ये जो मैक एड्रेस है ये उस डेटा के साथ सेंड किया जाता है, और उसी से आपके कंप्यूटर की पहचान होती है कि भाई ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी ये फ़लाँ कंप्यूटर से परफॉर्म की गई थी। अब कैसे इसको यूनिक रखा जाए? इस 48 बिट्स में ये जो बिट्स होते हैं ये IEEE असाइन करता है उस कंपनी को जो NIC कार्ड्स बनाती है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक कंपनी बनाई जो कि NIC कार्ड बनाती है, तो आपको एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा जो कि यूनिक होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और इदारे को जो NIC कार्ड बनाती है उसको एक और नंबर दिया जाएगा, और उस नंबर से उस इदारे या उस वेंडर की शनाख्त की जाएगी। यहाँ पे हमने बात की कि ये बिट क्या बताता है। ये इंडिविजुअल या ग्रुप की निशानदेही करता है कि आया ये जो मैक एड्रेस है, ये पूरा मैक एड्रेस है, ये किसी एक डिवाइस का है
किसी एक वर्क स्टेशन का है या किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर तो ये ज़ीरो हुआ, ये जो बिट है ये अगर ज़ीरो हुआ तो ये एक इंडिविजुअल डिवाइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसी कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर ये 1 हुआ तो ये एड्रेस आपका मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ग्रुप। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में आपके तमाम के तमाम कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मल्टीकास्ट में लेस देन ऑल कंप्यूटर्स होते हैं। कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम ग्रुप को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। तो जब आप एक मैक एड्रेस देखते हैं और उसमें ये वाला बिट अगर 0 हुआ तो ये कंप्यूटर का होगा। लेकिन अगर ये 1 हुआ तो इससे मुराद ये होगी कि ये किसी कंप्यूटर का नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है या फिर मल्टीकास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड बिट पे जी और एल को दिखाया गया है ग्लोबल या लोकल। जी फॉर ग्लोबल, एल फॉर लोकल। इसको बाज़ औक़ात हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं जी को, जिससे मुराद यूनिवर्सल है। यानी ये बिट अगर ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि ये ग्लोबली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है। जैसे IEEE ने लेट सपोज ये असाइन किया हुआ है, कोई स्पेशल एड्रेस है। लेकिन अगर ये 1 हुआ तो इससे मुराद ये होगी कि ये लोकल गवर्न एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है। ठीक है, लोकल है, कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 हुआ तो ये ग्लोबल होगा, जैसे लेट सपोज ये IEEE का असाइन करता होगा, और अगर 1 हुआ तो ये लोकल होगा। बाकी इसके हवाले से ये जो 24 बिट्स 22 बिट्स बचते हैं तो ये IEEE की तरफ से उस वेंडर को असाइन किए जाते हैं। ठीक है, एक यूनिक नंबर होता है, ये तमाम के ऊपर यूनिक होता है। तमाम जितने भी NIC कार्ड वो कंपनी प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर ये यूनिक होगा। बाकी 24 बिट्स ये आपके 0 से स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे वो NIC कार्ड प्रोड्यूस करता जाएगा ये नंबर उसके ऊपर इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है, ये एक बैक एड्रेस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ईथरनेट फ्रेम्स। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो हमने OSI मॉडल में बात की थी कि जो PDUs होते हैं, जो डेटा यूनिट्स होते हैं, उसको हर लेयर के ऊपर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे नेटवर्क लेयर के ऊपर इसको पैकेट्स का नाम दिया गया था, इसी तरीके से डेटा लिंक लेयर के ऊपर इसको फ्रेम्स का नाम दिया गया था। अब ये फ्रेम्स होते क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, इसको ब्रीफली हम देखेंगे। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग बिट्स इंटू बाइट्स एंड बाइट्स इंटू फ्रेम्स। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि बिट्स को वो बाइट्स में कंबाइन करता है और उन बाइट्स को वो फ्रेम्स में कंबाइन कर देता है। फ्रेम्स आर यूज्ड एट द डेटा लिंक लेयर टू इनकैप्सुलेट पैकेट्स हैंडेड डाउन फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर से ऊपर नेटवर्क लेयर होती है, तो नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स जो है डेटा लिंक लेयर को फॉरवर्ड किए जाते हैं और डेटा लिंक लेयर उसके अंदर मज़ीद कंट्रोल इंफॉर्मेशन को एम्बेड करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो डेटा लिंक लेयर पे इसको फिर फ्रेम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रही है, इसमें एक ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट दिखाया गया है। इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उनके लेंथ्स के हवाले से बात की गई है। जैसे पहली फील्ड जो है वो प्रीएम्बल है, ये 7 बाइट्स लॉन्ग होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 7 बाइट्स है। अब ये किस लिए यूज़ होता है ये अगली स्लाइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। SFD 1 बाइट का होता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है 6 बाइट्स का। सोर्स मैक एड्रेस होता है 6 बाइट्स का। टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल 2 बाइट्स का होता है। एक्चुअल पैकेट या डेटा ये 46 to 1500 बाइट्स होता है। FCS एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है
4 बाइट्स का होता है। तो अगली स्लाइड पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रीएम्बल के हवाले से हमने बात की, अलाउज द रिसीविंग डिवाइस टू लॉक द इनकमिंग बिट स्ट्रीम। ठीक है, स्टार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि जब भी डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा तो ये कुछ एग्रीमेंट के ऊपर होगा, ठीक है, और कुछ पैरामीटर्स ये आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो प्रीएम्बल बिट्स होते हैं 7 बाइट्स के, ये इसके ज़रिए क्या होता है, ये रिसीविंग डिवाइस को इस काबिल बनाता है कि जो इनकमिंग डेटा है उसको लॉक किया जा सके। लॉक मीन कि उसको रिसीव करना वो स्टार्ट कर देगा। फिर एसएफडी स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर जो कि 1 बाइट का होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंडर और रिसीविंग, और ये बताता है कि यहाँ से आपका जो डेटा है वो स्टार्ट हो गया है। डेस्टिनेशन एड्रेस, अब जो डेटा जा रहा है सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो डेस्टिनेशन का रिसीवर का एड्रेस मैक एड्रेस भी इसके अंदर इस फ्रेम के अंदर डाल दिया जाता है। मैक एड्रेस अभी आप लोगों ने देख लिया था कि कैसा होता है। फिर सोर्स एड्रेस कि भाई ये डेटा कौन से सेंडर का क्या एड्रेस है, कौन सेंडर है उसका एड्रेस भी इसके फ्रेम के अंदर डाल दिया जाता है। लेंथ आर टाइप 2 बाइट्स का होता है। ये नेटवर्क लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल है, आईपी है, आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है, तो कौन से प्रोटोकॉल जो है वो यूज हो रहे हैं वो इस फील्ड में डाले जाते हैं। एक्चुअल डेटा आपका यहाँ पे होता है, इसकी लेंथ वेरी करती है, ठीक है। और फ्रेम चेक सीक्वेंस एफसीएस, इसके लिए सीआरसी एक एल्गोरिदम यूज किया जाता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, उसका आंसर यहाँ पे डाला जाता है और उस आंसर को फिर आगे रिसीविंग एंड पे चेक किया जाता है, मैच किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा पार्ट 3 था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी। छोटे से ब्रेक के बाद पार्ट 4 में मिलते हैं। थैंक यू।